हेलो, नमस्कार और अल्लाह का प्यार सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त ज्योतिष और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस में अलग अलग साइंस में अलग अलग भावों के स्वामियों की सीरीज में हम बहुत सारे प्लेसमेंट्स पूरे कर चुके हैं। 7वें लॉर्ड का अलग अलग साइंस में, दूसरे लॉर्ड का अलग अलग साइंस में, पहले लॉर्ड का वगैरह। आज की बारी है इस बात की कि 9वें भाव के स्वामी का अलग अलग साइंस में होना आपके लिए अलग अलग संभावनाएं कैसे पैदा करता है। अब ये उन बेहतरीन प्लेसमेंट्स में से एक है जो मैं कुंडली में देखता हूँ 2 वजहों से। पहली वजह, 9वां भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव और सबसे ज्यादा फायदा देने वाला भाव है। दूसरी वजह, ये वो भाव है जो इंसान को बहुत स्पिरिचुअल, बहुत सीखने वाला बनाता है। ऐसा इंसान जिसे गुरु और पिता का आशीर्वाद भी मिलता है और इसलिए ये प्लेसमेंट बहुत अहम है। तो चलिए देखते हैं। ये प्लेसमेंट है 9वें भाव के स्वामी का अलग अलग साइंस में। ये आपके लिए क्या कुछ पैदा कर सकता है इस आधार पर कि आपका 9वां भाव कहाँ है। चलिए शुरू करते हैं पहले साइन से, जो कि मेष है। अब मेष एक बहुत डायनामिक साइन है जिसमें जबरदस्त इच्छा शक्ति, जबरदस्त प्रेरणा और जबरदस्त एक्शन होता है। तो जब 9वें भाव का स्वामी मेष में आ जाता है तो किस्मत और भाग्य के दरवाजे खोलने का मौका आपके लिए। किस्मत और भाग्य के दरवाजे खोलना आपकी अपनी मेहनत और आपके अपने जोश से पूरा होता है। मतलब ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां इंसान खुद अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए बहुत मेहनत करेगा। तो हो सकता है कि वो पढ़ाई से शुरू करें और उनके लिए पढ़ाई अहम है या उनके लिए ऊंची शिक्षा अहम है। तो ये लोग अपने लिए सही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ढूंढने में बहुत मेहनत करेंगे और फिर उस पर जी जान से लग जाएंगे। उनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहेगा। मुझे ये करना है, मुझे ये क्वालिफिकेशन पूरी करनी है, ये सर्टिफिकेशन पूरी करनी है, फिर मेरा अगला प्लान ये होना चाहिए। तो उनके लिए यूं ही चलता है। ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां एक बार दाखिला लेने के बाद पहले कुछ महीने, हो सकता है 1-2 साल उनके लिए अच्छे जाते हैं। हालांकि आखिर के दौर में उनकी थोड़ी एनर्जी कम पड़ जाती है और वो उतने जोश और प्रेरणा के साथ नहीं टिक पाते और इस वजह से बहुत बार ये लोग 2-3 अलग अलग डिग्रियां भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो एक स्ट्रीम से शुरू करते हैं तो दूसरी में जा सकते हैं क्योंकि बीच में उन्हें लगता है कि उनके लिए कुछ और जरूरी है, कुछ और फायदेमंद है, कुछ और बेहतर है। तो उन्हें इससे बचना चाहिए। अगर आप इससे बच सकते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि ये कई सारी डिग्रियों वाला प्लेसमेंट है। ऐसे लोग अगर सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन करें तो उसे बहुत अच्छे से करेंगे, उसमें अपना दम दिखाएंगे, या फिर 2-3 अलग अलग क्वालिफिकेशन भी कर सकते हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि तरक्की का रास्ता पढ़ाई और सीखने से गुजरता है। अगर वो कोई दूसरा बिजनेस भी करें, मसलन वो बिजनेस करना चाहते हैं, किसी के साथ काम करना चाहते हैं, तो उन्हें ये भी लगता है कि बिजनेस के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। तो वो अपनी बहुत सारी एनर्जी बिजनेस की पेचीदगियां सीखने में लगा देंगे। उन लोगों के साथ वक्त बिताएंगे जो पहले से उस बिजनेस में हैं। वो बिजनेस के बारे में सीखने का, अलग अलग नुकसान समझने का, अलग अलग मौकों को जानने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। तो वो उसमें सीखने में बहुत वक्त बिताएंगे। अगर वो बिजनेस में डूब गए तो उन्हें बाहर निकालना मुश्किल होगा क्योंकि वो उसमें लंबे लंबे घंटे कड़ी मेहनत करते हैं। तो वो जिसमें भी लगते हैं, अगर पढ़ाई में लगते हैं तो उनके लिए वैसा ही होगा। लंबे लंबे घंटे पढ़ाई, एकाग्रता, पूरी एकाग्रता और जबरदस्त इच्छा शक्ति, क्योंकि वो जानते हैं कि सफलता की सीढ़ी यही है। इसी तरह बिजनेस में भी उनके लिए वही बात है। जब वो विदेशों में काम करते हैं या विदेशी क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि तब 9वें भाव की यात्रा वाली एनर्जी या अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ काम करना भी सक्रिय हो जाता है, तो उनकी ये तेज गतिविधि दिखती है। तो वो बहुत रुचि भी लेते हैं और मल्टीनेशनल कंपनियों में भी बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि वो बहुत जोश दिखाते हैं और बॉस या मैनेजर्स के लिए भी उन पर भरोसा करना आसान हो जाता है क्योंकि वो बहुत जोश दिखाते हैं।
चुनौती उनके लिए ये है कि कभी कभी जब वो काम करते हैं तब भी कड़ी मेहनत करते हुए उस एनर्जी को बनाए रखने की, उस रुचि को बनाए रखने की क्षमता उतनी मजबूत नहीं होती। तो बहुत बार वो बीच में ही फोकस खो देते हैं और बहुत बार अपने काम, अपने पेशे, अपनी पढ़ाई, अपनी तरक्की में खुद ही एक चुनौती पैदा कर लेते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो बीच की राह में अपनी एनर्जी खो देते हैं। तो जब तक जिन लोगों का 9वां भाव का स्वामी मेष में है, वो अपनी पढ़ाई या काम में, चाहे वो एमएनसी में काम कर रहे हों या जहां भी, लगातार जोश दिखाते रहें, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये एक उच्च अध्यात्म वाला प्लेसमेंट भी है। तो या तो उनके दो ही स्तर होंगे, या तो वो किसी चीज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे, पूरी तरह नास्तिक होंगे, या फिर अगर भरोसा करते हैं तो किसी ऊंची एनर्जी पर भरोसा करेंगे और बहुत अध्यात्म हासिल करेंगे। अगर वो प्रार्थना करते हैं तो बहुत प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन आम तौर पर ये लोग बहुत प्रार्थना नहीं करते। हालांकि उनमें गहरा अध्यात्म होता है, यहाँ तक का ये डर कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो कर्म वापस आएगा और मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। तो एक ऊंचा अध्यात्म, कर्म में गहरी आस्था से आने वाला नैतिकता का भाव, ये भी वही चीज है जो 9वें भाव के स्वामी के मेष में होने से आती है। 9वें भाव के स्वामी का वृषभ में होना एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां इंसान बहुत प्रेरित, बहुत अक्खड़ होता है और अपनी पढ़ाई और सीख में लंबे वक्त तक टिक सकता है। ये कोई ऐसा इंसान नहीं जो आसानी से हार मान ले। अगर वो कोई क्वालिफिकेशन उठा लेते हैं तो उस पर लग जाते हैं और लंबे लंबे घंटे उस पर काम कर सकते हैं, अलग अलग तरह की सीख को आमंत्रित करने में वक्त बिताते हैं। ये लोग दुनिया में सबसे तेज दिमाग वाले नहीं होते, लेकिन ये लोग वो होते हैं जो ये समझने में सबसे होशियार होते हैं कि बिना फोकस, बिना किसी चीज पर डटे रहे, आप उसमें से ज्यादा नतीजे नहीं निकाल सकते। तो जब वो किसी चीज पर फोकस करते हैं, किसी काम पर लग जाते हैं, तो पूरी तरह से जी जान से लग जाते हैं और उनके दिमाग में और कुछ नहीं आता। कोई चीज उनके इस भरोसे को नहीं हिला सकती कि अगर मुझे ये करना है तो मुझे ये पूरे फोकस और पूरी एनर्जी के साथ करना है। और इसलिए बहुत बार ऐसे लोग वैसे ही पेशे अपना लेते हैं जिनमें लगातार मेहनत चाहिए। तो वो ऐसी चीज में लग सकते हैं जिसमें एनालाइज करने में बहुत वक्त लगे, मसलन वो फाइनेंस में जा सकते हैं, अकाउंट्स में जा सकते हैं, आईटी में जा सकते हैं। तो वो वैसे फील्ड में जाते हैं जहां लंबे लंबे घंटे, कड़ी मेहनत, समर्पण, एनालिसिस चाहिए और वहां कोई आसान काम नहीं होता। अपनी पढ़ाई में भी वो वैसी स्ट्रीम चुन सकते हैं जहां एनालिसिस की बहुत जरूरत हो, बजाय उन डिग्रियों के जहां एप्लीकेशन ज्यादा होती है एनालिसिस से। तो वो सिविल इंजीनियर नहीं होंगे। 9वें भाव के स्वामी की वृषभ वाली एनर्जी में से बहुत सारे सिविल इंजीनियर नहीं होंगे। जहां एग्जीक्यूशन ज्यादा जरूरी होता है, वहां ज्यादा लोग बैक एंड में होंगे जो असल में प्लानिंग कर रहे हैं, डेटा एनालाइज कर रहे हैं, फंड रिलीज कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि इतना पैसा चाहिए या नहीं, कितनी मेहनत की जरूरत है, क्या मैं सही संसाधन दे रहा हूं। वो प्लानिंग के लिए बैक एंड में होंगे। और उनमें से कुछ अगर एग्जीक्यूशन में भी हैं तो वो काम भी बहुत एनालिसिस और प्लानिंग के साथ करेंगे। क्या मैं अपने कॉलम सही जगह खड़ा कर रहा हूं, क्या वो सही साइज के हैं, तो वो एप्लीकेशन के लिहाज से भी ऐसा करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कुछ करना है तो पक्के इरादे से करना होगा। क्योंकि यही वृषभ में 9वें भाव के स्वामी की मुख्य खूबी है, वो अपने भरोसे पर अटल होते हैं। दूसरी बात ये कि वो ऐसे लोग हैं जिनके कड़े सिद्धांत और कदरें होती हैं। वो जो भी करते हैं सिद्धांतों और कदरों के साथ करते हैं। तो जब वो पढ़ाई करते हैं तो कहेंगे, नहीं, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो समर्पण के साथ करूंगा, पूरी एकाग्रता और प्रेरणा के साथ करूंगा, मैं किसी और चीज को अपना फोकस नहीं भटकाने दूंगा। तो ये वो लोग हैं जो अगर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो लंबे घंटे पढ़ेंगे, वो पूरी तरह से लग सकते हैं। अगर वो पार्टी करना चाहते हैं तो जाहिर है जाएंगे और पार्टी करेंगे, अपना सिर ठंडा करेंगे। लेकिन जब पढ़ाई करते हैं, जब काम पर लगते हैं, जब कुछ भी करते हैं,
तो उसमें जी जान से लग जाते हैं और इसलिए वो सीखने को अंदर समा लेते हैं और इतनी सारी जानकारी और सीख को सोखने की क्षमता के कारण वो खुद ही दूसरों के कोच, गाइड या काउंसलर बन जाते हैं और वो ये काम अच्छे से करते हैं। इनमें से बहुत से लोग पिता के नक्शेकदम पर भी चल सकते हैं या फिर परिवार के पेशे या धंधे में परिवार में कोई ऐसा होगा जिसके नक्शेकदम पर वो चलते हैं और ये लोग सबसे मेहनती लोग होते हैं और ये अपनी मेहनत, समर्पण और अटलता बांटते हैं। और ये है 9वें भाव के स्वामी का वृषभ में होना आपके लिए। 9वें भाव के स्वामी का मिथुन राशि में होना बहुत अच्छा प्लेसमेंट है अगर आप वो इंसान हैं जो बातचीत, कम्युनिकेशन, मीडिया, सार्वजनिक भाषण में भरोसा रखते हैं। तो जहां भी आप सामने होते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं, आप सबसे आगे होते हैं और आप ब्लॉग या लिखाई या मेल्स लिखने के जरिए कम से कम कस्टमर सर्विस, तो ये सब उन लोगों के लिए है जिनका 9वें भाव का स्वामी मिथुन में है। लिखना, कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि किसी के लिए नाटक या स्टोरी बोर्ड लिखना या पत्रकारिता में जाना, किसी मीडिया रोल में जाना, ये सब उनके लिए सबसे आसान और सबसे कारगर होता है। ये वो लोग भी हैं जो ऑनलाइन जाकर लंबी या तकनीकी चीजें लिख सकते हैं, वो किसी चीज के बारे में लिख सकते हैं, कम से कम ये लिख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन कैसे इस्तेमाल करें और उसके 10 चरण बना देंगे, लेकिन वो बहुत अनुशासित तरीके से करेंगे। मिथुन में 9वें भाव के स्वामी के लिए चुनौती ये है कि बहुत बार वो आसानी से अपना ध्यान पढ़ाई या सीखने पर केंद्रित नहीं कर पाते। कुछ न कुछ उनका ध्यान खींच लेगा और उन्हें फैसला करने में बहुत वक्त लग जाएगा। एक बार फैसला कर लिया तो पूरी तरह से जी जान से उसमें लग जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें शक पैदा होने लगता है, क्या मैं सही कोर्स में हूँ? मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं? क्या ये मुझे आगे ले जाएगा? ये मेष वाली एनर्जी से अलग है, जहाँ मेष एनर्जी रुचि खो देती है, लेकिन मिथुन में शक पैदा होता है तो उन्हें यकीन नहीं होता कि ये उनके लिए सही चीज है और शक की वजह से बहुत बार वो उसे बीच में ही छोड़कर कुछ और शुरू कर सकते हैं। तो वो कुछ शुरू करते हैं, कुछ महीनों बाद सोचते हैं, नहीं, ये मेरे लिए सही चीज या सही फैसला नहीं है। ये पेशा, ये प्रोजेक्ट, ये सीख, ये डिग्री, ये क्वालिफिकेशन, और फिर वो बीच में ही स्ट्रीम बदल सकते हैं। या अगर वो आसपास होते हैं तो पूरा होने के दौरान भी उन्हें ये शक रहता है कि वो सही पेशे में हैं या नहीं, सही वोकेशन में हैं या नहीं, सही क्वालिफिकेशन में हैं या नहीं। तो बहुत बार इन शकों की वजह से वो एक दो चीज और भी जोड़ लेते हैं। तो अगर वो बीए कर रहे हैं तो सोचेंगे बीए शायद काफी नहीं है, चलो उसमें एक आईटी डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन लगा लेते हैं। तो वो 2-3 सर्टिफिकेशन जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग तेज होता है, वो जल्दी पैरों पर खड़े हो जाते हैं, वो बहुत सारी जानकारी बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं और इस अतिरिक्त शक की वजह से कि क्या ये मेरे लिए सही डिग्री है, वो 2-3 क्वालिफिकेशन हासिल कर लेते हैं और वो इतने होशियार होते हैं कि उनमें से ज्यादातर को इस्तेमाल भी करते हैं। हो सकता है एक क्वालिफिकेशन ऐसी हो जिसका उतना इस्तेमाल न कर पाए, लेकिन उसकी सीख को कैसे न कैसे लागू कर ही लेंगे। अगर वो डिग्री या क्वालिफिकेशन का इस्तेमाल न भी कर पाए तो सीखना ऐसी चीज है जो वो जरूर करेंगे। बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे प्रभाव डालने वाले, मार्केटिंग में बहुत कमाल। ये लोग लंबी दूरी की यात्रा भी करने में गुरेज नहीं करते, लेकिन आमतौर पर कुछ कम दूरी की यात्राएं होती हैं जो मिथुन वालों के साथ जुड़ी होती हैं। मार्केटिंग, बेचना, प्रभाव डालना, यही उनका खेल है। ये लोग भौतिक, दार्शनिक चर्चाओं, दार्शनिक अध्ययनों, आध्यात्मिक अध्ययनों में भी खूब रुचि लेते हैं और सिर्फ ये जानने के लिए कि दूसरा इंसान कहाँ खड़ा है, उनसे कुछ विचारों का आदान प्रदान करने से भी गुरेज नहीं करते। लेकिन वो बहुत होशियार होंगे कि अगर उन्हें लगा कि किसी के अपने आध्यात्मिक विश्वास नहीं है तो वो जल्दी से रास्ता बदल लेंगे। उनके साथ कोई आध्यात्मिक या दार्शनिक चर्चा करेंगे, लेकिन एक हद से आगे बहस नहीं करेंगे। वो बात छोड़ देंगे। वो सोचेंगे ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, तो वो रिश्ते को बरकरार रखेंगे। उनके लिए अपनी ब्रांड और अपनी छवि अहम है।
तो एक सौम्य इंसान, एक घिसी पिटी राह से हटकर चलने वाला तेज दिमाग इंसान, ये प्लेसमेंट आपके लिए है। 9वें भाव के स्वामी का कर्क में होना बेहतरीन प्लेसमेंट में से एक है। एक वजह ये कि यहाँ कर्क राशि की चांद वाली एनर्जी 9वें भाव के स्वामी की बृहस्पति वाली एनर्जी के साथ जुड़ रही है और सीखना कनेक्ट हो रहा है। कर्क जो चांद से दिखाया जाता है, अपने दिमाग को लगाने, इस्तेमाल करने और सही चुनाव करने की राशि है। क्योंकि 9वें भाव का स्वामी यहाँ कर्क में है, तो सीखने के साथ बहुत सारी हमदर्दी जुड़ी होती है। इंसान ज्ञान को बहुत अहमियत देता है, ज्ञान बहुत बहुत जरूरी है और ज्ञान ही उसकी ताकत भी है। और क्योंकि वो खुद दिमागी किस्म के होते हैं, ये लोग अपनी सीख और ज्ञान को इस्तेमाल करने और लागू करने में सक्षम होते हैं। और आम तौर पर ये लोग ज्ञान को कहाँ लागू करते हैं? वो आम तौर पर ज्ञान को दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने और अपनी जिंदगी को पोषित करने में लगाते हैं। तो अगर वो ऐसे किसी फील्ड में हैं जहां वो सीख रहे हैं, तो वो वैसे फील्ड चुनने की कोशिश करेंगे जहां उनका दिल और रूह दोनों लगे, जहां वो न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर भी जुड़ सकें। अगर अंदर ही अंदर उन्हें उस खास क्वालिफिकेशन से सहमति नहीं होती, तो भी वो उसे पूरा करेंगे क्योंकि वो समर्पित होते हैं और उनका दिमाग उस पर लगा होता है। लेकिन वो पूरी तरह से खुश नहीं हो सकते। उनके लिए खुश रहना, संतुष्ट रहना, सुकून में रहना जरूरी है, क्योंकि कर्क एनर्जी के कारण और भावनात्मक रूप से उस क्वालिफिकेशन से जुड़े होना जरूरी है जो वो कर रहे हैं। अगर अंदर ही अंदर उनका मन स्थिर नहीं है, उनका मन शांत नहीं है कि ये क्वालिफिकेशन, ये सीख, ये काम, ये प्रोजेक्ट, ये ब्रांड, ये एमएनसी जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये साझेदारी, अगर उन्हें लगता है कि ये उनके काम नहीं आएगी और दूसरों के काम नहीं आ रही, तो उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने सही चुनाव नहीं किया, सही क्वालिफिकेशन नहीं ली, सही प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो कर्क में 9वें भाव के स्वामी वाले लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो खुद को भावनात्मक तौर पर उस क्वालिफिकेशन के साथ जोड़ पाए और वो उससे जुड़ाव भी महसूस कर पाए। जब वो ऐसे माहौल में हो या ऐसे पेशे में या ऐसे काम में या ऐसी सीख में जहां वो जो कुछ सीखा है उससे जुड़ाव महसूस करें, तो वो उसे लागू कर पाते हैं। तो ज्ञान का उपयोग उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। ज्ञान का उपयोग करते समय वो दूसरों के लिए बहुत हमदर्दी भी रखते हैं। तो जब वो ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो ये समझने की भी कोशिश करेंगे, क्या ये उपयोगी है, क्या ये मेरी मदद कर रहा है, क्या ये दूसरे की मदद कर रहा है, तभी वो आगे बढ़ेंगे। और आम तौर पर वो अपना पेशा भी ऐसा चुनते हैं जो उन्हें लगता है कि समाज को कुछ लौटाता है। तो चाहे वो समस्या समाधान में हो या हीलिंग में या अस्पतालों में या क्लिनिकों में या दवादारू में या कला में, जहां भी हो, कुछ न कुछ लौटाने की कोशिश करेंगे। ये लोग बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, अच्छे दार्शनिक, अच्छे वाद विवाद करता, लेकिन वो जो भी करते हैं हमेशा मदद, सहायता और मानसिक दिमाग की पोषण करते रहेंगे। तो जब भी आप कर्क राशि में 9वें भाव के स्वामी वाले लोगों को देखें, तो पाएंगे कि उनके पास कोई न कोई ऐसी चीज है जो बड़ी इंसानियत की सेवा कर रही हो। अगर वो कॉल सेंटर में हो, फोन उठाकर लोगों से बात कर रहे हों और उनकी मुश्किलों में उनकी मदद कर रहे हों, या फिर किसी पब्लिक हेल्प डेस्क पर हों, लोगों की शिकायतें सुन रहे हों और उनके नतीजे दे रहे हों, या फिर किसी कंपनी में वो ऐसे लोग हों जो कम्युनिकेशन का नेतृत्व कर रहे हों, तो वो अपने कम्युनिकेशन में संतुलन बनाने की कोशिश भी करते हैं ताकि ग्राहक खुश रहें, कंपनी भी खुश रहे। तो एक बहुत कारगर, उपयोग प्रधान सीख, उपयोग प्रधान आध्यात्मिक प्रवृत्ति ये है 9वें भाव के स्वामी का कर्क राशि में होना आपके लिए। 9वें भाव के स्वामी का सिंह में होना बेहतरीन प्लेसमेंट में से एक है। एक वजह तो ये कि सिंह एक अग्नि राशि भी है, इसमें 5वें भाव की आग वाली एनर्जी है और 9वां भाव त्रिकोण कोण की एनर्जी है। तो दो त्रिकोण एनर्जियां एक साथ मिलकर एक धमाकेदार एनर्जी बनाती हैं। ये जातक के लिए बहुत सफलता लाने वाली एनर्जी हो सकती है, खास तौर पर क्योंकि सिंह नेतृत्व, जिम्मेदारी लेने और जवाबदेही लेने की राशि है। तो ये इंसान पढ़ाई में ही,
स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के दिनों में प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व करने वाला होता है, अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने वाला होता है। कभी कभी वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बन जाते हैं या अपने कॉलेजों या यूनिवर्सिटियों में कुछ जिम्मेदारियां लेने के लिए नामांकित हो जाते हैं। विभिन्न क्लबों का प्रतिनिधित्व करते हुए कोई कल्चर क्लब का प्रमुख, कोई स्पोर्ट्स क्लब का प्रमुख, कोई किसी क्लब का प्रमुख जो आम विद्यार्थियों की मदद करता है। तो किसी न किसी तरह शुरुआती स्कूली दिनों से ही वो प्रोजेक्ट्स अपना रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व कर रहे होते हैं, फिर लोगों के समूहों का नेतृत्व कर रहे होते हैं और उसमें वो बहुत जिम्मेदारी और गर्व भी महसूस करते हैं। अगर वो किसी अहम प्रोजेक्ट के साथ खुद को नहीं जोड़ पाते, ऐसा प्रोजेक्ट जो रचनात्मक हो, जो कुछ कीमत जोड़ रहा हो, जिसके बारे में वो अच्छा महसूस कर सकें कि मैं भी कुछ लौटा पाया हूँ, तो उनमें बेचैनी बनी रहती है। वो साधारण या घिसे पिटे लोगों में से नहीं हो सकते। उन्हें वो लोग बनना है जो जिम्मेदारी लें, जवाबदेही लें या सबसे आगे रहें और नेतृत्व करें। ये वो लोग भी हैं जो या तो टीचर्स को बहुत पसंद आएंगे या उन्हें अपनी जिंदगी में कम से कम कुछ टीचर्स या कुछ गुरुओं से परेशानी होगी। तो आम तौर पर ऐसा नहीं है कि वो लगभग सबके साथ अच्छे बन पाए। मसलन धनु राशि वाला शख्स अपने ज्यादातर टीचर्स के साथ अच्छे बन सकता है, किसी की टांग खींच सकता है, लेकिन ये प्लेसमेंट वह है जहां सिंह में 9वें भाव के स्वामी वाला इंसान टीचर को ज्यादा जानकारी देने के लिए उकसाता है और टीचर को ज्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने के लिए भी प्रेरित करता है। तो ये लोग क्योंकि खुद बहुत जिम्मेदार होते हैं और अपनी पढ़ाई से बहुत जुड़ाव रखते हैं और क्योंकि वो जानते हैं कि एक ऊंचा लक्ष्य है, वो उस उद्योग में नेतृत्व करना चाहते हैं जिसमें वो अपनी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं। तो अगर वो आईटी में क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो ऊंचा ओहदा, जिम्मेदारी वाला ओहदा, ताकत वाला ओहदा और अधिकार वाला ओहदा पाना चाहते हैं। तो सिंह में 9वें भाव का स्वामी वाला इंसान सिर्फ रोजी रोटी या पैसे वाली सुरक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा होता है। वो इसलिए भी कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी एक जिम्मेदारी है सीख का इस्तेमाल एक ऊंचे लक्ष्य के लिए करना और खुद एक नेता की तरह जिम्मेदारी लेते हुए, जवाबदेही लेते हुए। बहुत बार ये लोग कलाओं में भी जाते हैं तो वो नाटकीयता में कुछ कर सकते हैं, अभिनय में कुछ कर सकते हैं, लिखाई में कुछ कर सकते हैं, कुछ न कुछ कलात्मक वो या तो अपना लेंगे या फिर प्रशासनिक पदों पर जाएंगे या वो सरकारी प्रोजेक्ट्स में जाना चाहेंगे और वो जहां भी जाते हैं बहुत अच्छा करेंगे जब तक उन्हें जिम्मेदारी दी जाए, उन्हें और अधिकार दिया जाए, उन्हें कुछ छूट दी जाए तो वो बहुत बहुत अच्छा करते हैं। तो एक बहुत समुदाय प्रधान जिम्मेदार प्लेसमेंट है 9वें भाव के स्वामी का सिंह राशि में होना आपके लिए। 9वें भाव के स्वामी का कन्या में होना एक बहुत सेवा प्रधान प्लेसमेंट है। ये लोग जब अपनी क्वालिफिकेशन चुनते हैं, जब अपनी पढ़ाई चुनते हैं तो ये समझने में बहुत वक्त लगाते हैं, क्या ये डिग्री मेरे लिए सही है, क्या ये क्वालिफिकेशन मेरे लिए सही है। तो वो इसका हर पहलू से विश्लेषण करते हैं, क्या ये मुझे सही ब्रेक देगी, क्या मैं अपनी सीख को इस्तेमाल कर पाऊंगा, क्या मैं अपनी सीख को लागू कर पाऊंगा, क्या मैं इससे अपने करियर को आगे बढ़ा पाऊंगा, क्या ये सीखने का मौका है, क्या ये एक अच्छा पैसा देने वाली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है, क्या ये भविष्य के लिहाज से है, क्या ये 10-15 साल बाद भी काम करेगी या पुरानी पड़ जाएगी। तो खूब विश्लेषण करने के बाद और ये भी एनालाइज करके कि उनके दोस्त क्या कर रहे हैं, वो ये भी देखेंगे कि उनके दोस्त क्या डिग्री कर रहे हैं, वो कितनी उपयोगी है, कितनी मददगार है। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्कूल और कॉलेजों में सबसे ज्यादा सवाल पूछे होंगे। उनका काम भी बहुत बहुत पूरा होगा, लगभग आखिरी बिंदु तक वो अपनी पढ़ाई में पूरा जी जान लगा देंगे। तो जब वो पढ़ाई करते हैं तो लंबे लंबे घंटे कड़ी मेहनत से बिल्कुल डूबकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो एक पूरी तरह से अच्छी पक्की करते हैं। यही वजह है कि आम तौर पर ये लोग अपनी पढ़ाई में नाम कमाते हैं। इस खास प्लेसमेंट की समस्या ये है कि बहुत बार वो अपने दिमाग की तेजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। उच्च बुद्धि वाली एनर्जी जो उन्हें मिलती है,
क्योंकि बुध कन्या का स्वामी है और कन्या बुध का मूल त्रिकोणा साइन है। तो यहाँ एक बहुत ऊंची शिक्षा वाला प्लेसमेंट है 9वें भाव के स्वामी का कन्या राशि में। तो ये लोग बहुत सारी क्वालिफिकेशन पाते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज होता है, उनकी बुद्धि मजबूत होती है। लेकिन बहुत बार ऐसे लोग सीढ़ी के ऊपर नहीं पहुंचते, क्योंकि जब वो लेवल 1, 2 या 3 पर भी बहुत अच्छा करते हैं तो आम तौर पर ये लोग मिडिल मैनेजर बनकर रह जाते हैं, क्योंकि वो बैक एंड का काम इतनी अच्छाई से करते हैं कि उनके पास ऑफिस की सियासत के लिए वक्त नहीं होता, ऑफिस की गपशप के लिए वक्त नहीं होता, चालाकी और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करने के लिए वो बस ये सब नहीं कर पाते। वो बिल्कुल सीधे होते हैं, वो बेल को बेल ही कहेंगे। और सियासी बन पाने, चालाकी कर पाने, थोड़ा सा हेरफेर कर पाने में असमर्थता के कारण वो सीढ़ी के बिल्कुल ऊपर नहीं पहुंच पाते। जिस व्यक्ति में ज्यादा सिंह वाली एनर्जी हो, वो सिर्फ कड़ी मेहनत, कुशलता, नेतृत्व और जोर से अपनी बात कहने और ताकतवर लोगों के साथ रहने के जरिए अपने आप को ऊपर धकेल सकता है। कन्या में 9वें भाव के स्वामी वाला इंसान तभी ऊपर पहुंच पाता है जब उसके साथ कोई और बहुत जबरदस्त मुकाबला नहीं कर रहा होता, और उस वक्त वो इंसान अपने उद्योग या फैकल्टी या डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा होता है, न कि इसलिए कि उसने हेरफेर की है या खुद को धकेला है या डिप्लोमेसी से ऊपर पहुंचा है। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, धैर्य से मौके के इंतजार करते हैं और फिर ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन वो जहां भी हों, जिस स्तर पर भी हों, वो हमेशा अपने से ऊपर वाले इंसान को कड़ी टक्कर देते हैं। तो उनसे ऊपर वाला इंसान हमेशा अपने कंधे के पीछे झांक कर देखता रहेगा, क्योंकि उसके पीछे वाला इंसान उसके कोर्स में कदम से कदम मिलाकर चलने वाला कन्या में 9वें भाव के स्वामी वाला होता है, जिसमें ऐसी एनर्जी होती है, बेहद एनालिटिकल, बेहद तेज, बेहद गहराई से देखने वाली एनर्जी, चीजों को अलग अलग पहलुओं से समझने वाली, अपने काम से एक अलग नजरिया देने वाली। अगर ये इंसान किसी प्रोजेक्ट में है तो ये न सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानेगा बल्कि दूसरों के साथ भी डॉट्स कनेक्ट कर पाएगा। अगर ये इंसान इमारत बनाने वाला आर्किटेक्ट है तो ये कई और चीजों से भी डॉट्स कनेक्ट कर पाएगा और बहुत सी चीजें सीख लेगा, क्योंकि एनालिटिकल और एनालिसिस प्रधान होने के लिए आपको दूसरों से भी, बिजनेस के दूसरे क्षेत्रों से भी डॉट्स कनेक्ट करने की काबिलियत चाहिए, और इसलिए वो बहुत पूर्ण होते हैं। कन्या में 9वें भाव के स्वामी वाले लोगों के लिए एक और चुनौती ये है कि चूंकि वो दूसरों में असुरक्षा पैदा करते हैं, तो वो ऐसे लोग भी पैदा करते हैं जो उनसे मुकाबला करना चाहते हैं। कभी कभी पीठ पीछे ये एनर्जी हमेशा रहेगी कि उनके ऊपर चलकर आगे बढ़ जाए, ताकि ये लोग ऊपर पहुंच जाएं और कन्या में 9वें भाव के स्वामी वाली एनर्जी को पीछे छोड़ दें। तो कन्या में 9वें भाव के स्वामी वाले लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा और अपने आसपास क्या हो रहा है उसमें भी रुचि लेनी होगी, ताकि वो पीछे न रह जाएं। लेकिन सबसे पूर्ण लोग अगर ये लोग न होते तो जिंदगी की ज्यादातर अच्छी चीजें, जिंदगी की ज्यादातर उपलब्धियां, जिंदगी के ज्यादातर विकास कभी न हुए होते। हम शायद आज से कम 100 साल पीछे होते। और ये है 9वें भाव के स्वामी का कन्या राशि में होना आपके लिए। 9वें भाव के स्वामी का तुला में होना एक अच्छा प्लेसमेंट है, जहां रिश्तों की बात है और जहां आपको दूसरों के साथ काम करना है। ये लोग वो होते हैं जिन्होंने अपने कॉलेजों, अपने संस्थानों में एक तरह के राजदूत का रोल निभाया होता है, और लोगों के प्रतिनिधियों के तौर पर विद्यार्थियों या अपनी फैकल्टी के। ये वो लोग भी होते हैं जो माहौल को शांत करने और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। ये वो लोग भी होंगे जिनसे दूसरे पूछने आएंगे, तुम क्या कर रहे हो, क्या मैं सही कर रहा हूँ? उनसे सलाह लेने, उनसे समझदारी भरी राय लेने। बहुत बार ये इंसान अपनी मदद खुद नहीं कर पाता, लेकिन जरूर दूसरों के लिए उसके पास सलाह का एक शब्द होगा और वो घूम घूम कर दूसरों की मदद करेंगे। ऐसी सूरत-ए-हाल भी हो सकती है जहां वो अपनी मदद नहीं कर पा रहे हों, लेकिन जब कोई उनके पास आता है और मदद मांगता है तो वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसे उसी जगह छोड़कर मदद करने चले जाते हैं,
क्योंकि ये बहुत मजबूत टीम वर्कर होते हैं। हालांकि पढ़ाई और सीखने में भी उनका रुझान ज्यादा इस ओर होता है कि उनके लिए सबसे ज्यादा क्या लागू होता है। तो ये लोग सबसे तेज नहीं होते, सबसे होशियार नहीं होते, सबसे बुद्धिमान लोग नहीं हो सकते, लेकिन वो इतने समझदार होते हैं, इतने संतुलित होते हैं कि ये समझते हैं कि जिंदगी में हमें जो कुछ मिलता है वो सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं होता। रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं। तो जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करता हूँ, अपनी पढ़ाई पर काम करते हुए मुझे अपने रिश्तों पर भी काम करना चाहिए। वो कनेक्शन, सामाजिक कनेक्शन बहुत जरूरी होते हैं। लोगों से निपट पाना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत बार आप कन्या में 9वें भाव के स्वामी वाले लोगों को पाएंगे। जिंदगी में जहां भी जाओ, ये लोग बीच में होंगे, जो शीर्ष स्तर के प्रबंधन या निचले स्तर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हों। ये लोग यूनियन नेता भी हो सकते हैं, जो कामगारों और वरिष्ठ प्रबंधन या एमडी या सीईओ या बोर्ड के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हों। ये वो लोग भी हैं जो परिवार में, घर में सबके साथ शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों और लोगों को एक साथ लाने का काम कर रहे हों। लेकिन इन लोगों के लिए चुनौती ये भी है कि कभी कभी इनके एक से ज्यादा रिश्ते भी हो सकते हैं, क्योंकि 9वें भाव की दूसरी शादी वाली एनर्जी और तुला की रिश्ता प्रधानता एक साथ आ जाती है। तो बहुत बार पहला रिश्ता आम तौर पर इनके लिए नहीं चलता और उन्हें आम तौर पर दूसरा या उसके बाद वाला रिश्ता, जो पहले या दूसरे के टूटने के बाद जिसमें वो सेटल होते हैं, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, उनके लिए बहुत खुशी और मानसिक शांति लेकर आता है। साथ ही पहली बात तो ये कि आम तौर पर ये लोग उन लोगों के साथ भी नहीं होते जिनकी वजह से रिश्ता टूटा, क्योंकि ये लोग इसे संतुलित करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ जब पानी उनके कंधों या गर्दन या सिर के ऊपर चला जाता है, तब वो पलटकर जवाब देते हैं, और जब कोई उम्मीद नहीं बचती, उम्मीद से परे, तब वो छोड़ते हैं। यही बात उनके लिए है, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हों या प्रोजेक्ट कर रहे हों या काम कर रहे हों। तो ये वो लोग होंगे जो सुपरवाइजर, मैनेजर या अपनी टीम के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, और वो जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं। उबाल से गुजरने के बाद, जिंदगी के हुनर सीखने के बाद, ये समझने के बाद कि रिश्ते कैसे काम करते हैं, एक दो चुनौतियों का सामना करने के बाद, हो सकता है एक दो बार पीठ में छुरा भी खाने के बाद, उसके बाद वो सीख जाते हैं कि रिश्तों को कैसे संभालना है, और उन्हें इंसान के बर्ताव की बहुत अच्छी गहरी समझ हो जाती है, और उसका इस्तेमाल करके वो सीढ़ी के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। और अपने संतुलन कौशल के कारण बहुत बार वो अलग अलग कल्चर के लोगों को साथ लेकर चल पाते हैं। तो अगर आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, जहां कुछ लोग अलग अलग जातियों और अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं, तो तुला में 9वें भाव के स्वामी वाला ये इंसान लोगों को समझने के बहुत अच्छे कौशल होने के कारण लोगों को संतुलित करने और साथ लेकर चलने में भी सक्षम होगा। तो उन प्रोजेक्ट्स में जहां बहुत दांव पर लगा होता है, जो बहुत ऊंचे और बहुत अहम प्रोजेक्ट होते हैं, टीम में तुला में 9वें भाव के स्वामी वाला कोई व्यक्ति होना हमेशा मददगार होता है। अगर वो प्रोजेक्ट के कप्तान या नेता हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम टीम में तुला में 9वें भाव के स्वामी वाला एक सदस्य होना प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर किसी को रिश्तों और बिजनेस और सीखने और पढ़ाई में संतुलन का राजा कहा जा सकता है, तो वो है 9वें भाव के स्वामी का तुला राशि में होना। 9वें भाव के स्वामी का वृश्चिक में होना कोई आसान प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत तेज रहस्यमयी पौराणिक एनर्जी के साथ निपटना होता है, और साथ ही वृश्चिक की एनर्जी भी। तो ये खास प्लेसमेंट एक कदम पीछे जाने का प्लेसमेंट है, क्योंकि 9वें भाव का स्वामी 8वें भाव वाले वृश्चिक में जा रहा है। तो आम तौर पर ये लोग आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक कदम पीछे लेते हैं, जिसका मतलब है कि वो जो भी कर रहे हों, उसमें हमेशा एक रुकावट आएगी। अपनी पढ़ाई में उन्हें किसी न किसी रुकावट को पार करना होगा, दूसरों से ज्यादा मुश्किल से पार करना होगा। तो उन्हें सख्त इम्तिहान मिल सकते हैं, सख्त इंटरव्यू मिलेंगे, सीखने का रास्ता सख्त मिलेगा।
और सिर्फ उस रुकावट, उस अड़चन को पार करने के जरिए ही वो जिंदगी में ऊपर उठ पाएंगे। आम तौर पर सीखने की ओर उनका रुझान भी रहस्यमयी या असामान्य किस्म का होगा। तो आम तौर पर इन लोगों की मनोचिकित्सा या मनोविज्ञान या टैक्सेशन या ऑडिट में गहरी रुचि होती है। ऐसी चीजें जिन्हें उन्हें गहराई से समझना होता है, उसमें से जानकारी निकालनी होती है और फिर किसी उपयोग प्रधान प्रोजेक्ट या काम में इस्तेमाल करना होता है। इस तरह का काम, ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसी जगहें, ऐसे पेशे, यही चीजें उन्हें आकर्षित करती हैं। कभी कभी संयोग से ऐसे पेशों में आ सकते हैं, लेकिन जब भी आते हैं बहुत शानदार करेंगे। वो कन्या राशि वाली एनर्जी से बस एक कदम आगे होंगे, जिनमें भी गहरा विश्लेषण होता है, लेकिन इन लोगों में एक बहुत तेज अंतर्ज्ञान होता है। अगर कुछ होने वाला हो तो इन्हें ये भी पता चल जाता है कि ये काम करेगा या नहीं। बहुत बार गहराई तक जाने की इस मजबूत क्षमता के साथ जानकारी निकाल पाने की क्षमता, साथ ही अपने अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग का इस्तेमाल करने की क्षमता, वो बहुत अच्छे फैसले ले पाते हैं और दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा सही फैसले लेते हैं। इसलिए वो बहुत सारे रिसर्च प्रधान, एनालिसिस प्रधान रोल में भी आ जाते हैं। उनकी किस्मत और भाग्य भी बाद में जिंदगी में शानदार नतीजे मिलने से पहले उलट पुलट जाती है, औंधे सीधे। लेकिन उनके लिए यही खेल है। बहुत बार वो होते हैं जो मुस्कुराते भी हैं, लेकिन उन्हें अपने साथियों से ज्यादा सहारा नहीं मिलता। नहीं कॉलेज में टीचर्स या प्रोफेसरों से काफी सहारा मिलता है, सिवाय कुछ लोगों के जो किस्मत वाले हों। उन्हें रिश्तों पर कड़ी मेहनत करनी होती है ताकि सबको साथ ले जा सकें, और सिर्फ सच्ची कड़ी मेहनत और दृढ़ता दिखाकर ही वो सबके साथ अच्छे बन पाते हैं और अपना प्रोजेक्ट पूरी काबिलियत से पूरा कर पाते हैं। ये वो लोग भी हैं जिन्हें या तो दूसरे बहुत पसंद करेंगे या फिर बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आम तौर पर वो सबसे गलत समझे जाने वाले लोग होते हैं, हालांकि वो सबसे अच्छे इरादों वाले लोग होते हैं। बहुत बार वृश्चिक में 9वें भाव के स्वामी वाली एनर्जी सोचेगी, मैं कहाँ गलत हो गया, इस रिश्ते को क्या हो गया, मेरे सुपरवाइजर को क्या हो गया, इस क्लाइंट को क्या हो गया। वो हैरान रह जाते हैं कि क्या गलत हो रहा है, हालांकि उनका अंतर्ज्ञान दूसरे के सामने ही उन्हें बता देता है कि कुछ गलत है और मुझे इसके बारे में कुछ करना है। बहुत बार इन लोगों को यात्रा करनी पड़ती है, शहर बदलने पड़ते हैं, नौकरियां बदलनी पड़ती हैं। कम से कम पहले 10 से 15 सालों में उनकी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें और बाधाएं आती हैं, इससे पहले कि वो आखिरकार सफलता पाए। लेकिन ये लोग वो होते हैं जो जिंदगी में जो कुछ होता है उसके बारे में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं, और उन्हें सबसे अच्छी सीख मिलती है क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में सबसे अच्छे सबक मिलते हैं। और ये है 9वें भाव के स्वामी का वृश्चिक राशि में होना आपके लिए। 9वें भाव के स्वामी का धनु में होना एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि 9वें भाव का स्वामी धनु राशि में, जो कि फिर से 9वें भाव की एनर्जी है, ये आपके लिए एक शानदार प्लेसमेंट है। इस प्लेसमेंट की चुनौती ये है कि आम तौर पर ये लोग किसी सीख या किसी प्रोजेक्ट में लंबे वक्त तक टिक पाना आसान नहीं समझते, जहां वो बहुत उबाऊ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हों, बहुत दिलचस्प प्रोजेक्ट्स न हो और उन्हें अकेले काम करना पड़ता हो और उस प्रोजेक्ट में दिखाने को कुछ खास न हो। फिर भी ये लोग सबसे ज्यादा खुशमिजाज होते हैं जो अपनी सीख में बहुत रुचि लेते हैं, और अगर सीखना दिलचस्प है, सीखना रोमांचक है, तो वो घंटों घंटों अपनी सीख में लगे रह सकते हैं। इन लोगों के गुरुओं से अच्छे रिश्ते होते हैं। गुरुओं के साथ एक खुशनुमा अच्छा रिश्ता हो सकता है। कुछ गुरुओं के लिए थोड़ी परेशानी भी हो या दूसरों के लिए, लेकिन उनके पास अपनी सीख, अपने कॉलेजों, हॉस्टल लाइफ के जरिए बहुत सारी कहानियां होंगी। इनमें से बहुत सारे लोग हॉस्टल में या लंबी दूरी की सीख या यहाँ तक कि विदेशी डिग्रियों में भी पहुंच जाते हैं। आम तौर पर इन लोगों के पास कोई न कोई सर्टिफिकेशन होगी जो विदेशी हो या विदेशी सर्टिफिकेशन भी। ये लोग बहुत बहुत आध्यात्मिक होते हैं।
अगर वो आध्यात्मिक स्थानों पर जाते हैं तो इसलिए नहीं कि वो बहुत प्रार्थना करना चाहते हैं और देवता के सामने सिर झुकाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए ज्यादा कि वो उन जगहों की आध्यात्मिक एनर्जी पसंद करते हैं, उनका रूप और एहसास पसंद करते हैं। आध्यात्मिक एनर्जी से जो तल्लीनता मिलती है वो उनके लिए बहुत होती है, इसलिए वो आध्यात्मिक स्थानों पर जाना चाहते हैं और वो कई देशों में आध्यात्मिक स्थानों पर जाना चाहेंगे, दूर दूर तक जाने में गुरेज नहीं करते। तो वो यात्रा करना पसंद करते हैं, साहसिकता पसंद करते हैं और इन अनुभवों से उच्च सीख लेना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अलग अलग लोगों से जुड़ने के जरिए जिंदगी के अनुभवों से सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो अगर वो अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से जुड़ते हैं तो उनसे कोई न कोई सीख जरूर ग्रहण करेंगे, उनके कनेक्शन भी दूर दूर तक होंगे। हालांकि ये लोग लंबे वक्त तक एक जगह पर नहीं टिक पाते, चाहे करियर बदलने की वजह से, चाहे उस सीख या ऊंची क्वालिफिकेशन की वजह से जो वो चाहते हैं, चाहे रिश्ते या बिजनेस की वजह से। किसी न किसी सबब से वो हमेशा चलते फिरते रहते हैं, हमेशा सीखना पसंद करते हैं, हमेशा खुशकिस्मत सीखों या किस्मत वाले हालात में रहना चाहते हैं, काम पर खुश रहना चाहते हैं। अगर काम बहुत दिलचस्प है तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन वहां भी वो बदलाव चाहते हैं और जल्दी तरक्की चाहते हैं। अगर तरक्की सीखने में नहीं बल्कि सिर्फ ओहदे में है तो वो इतने खुश नहीं होते। तो एक तरक्की जो ओहदे में हो, उनके पैकेट में हो, लेकिन इसके साथ ये भी कि वो एक पेशेवर के तौर पर कैसे बढ़ते हैं, ये जरूरी है उन लोगों के लिए जिनका 9वें भाव का स्वामी धनु राशि में है। 9वें भाव के स्वामी का मकर में होना एक गंभीर प्लेसमेंट है जिसमें तार्किक व्यावहारिक एनर्जी होती है। तो ये लोग वो होते हैं जो स्कूल, कॉलेज, संस्थान में अपनी पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा समर्पित, सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध होते हैं। ये वो लोग हैं जो एक बार किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लग जाए तो उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होने में वक्त नहीं लगाते। उनके पास ये सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता कि ये क्वालिफिकेशन उनके भविष्य के लिए काफी अच्छी है या नहीं, ये वो पहले ही कर चुके होते हैं। जब उन्होंने वो सारा विश्लेषण, वो सारी समझ कर ली होती है, तभी उन्होंने वो क्वालिफिकेशन ली होती है। तो एक बार जब उन्होंने मन बना लिया तो उनके पास अपनी एनर्जी बर्बाद करने या किसी और चीज में बिखरने का वक्त नहीं होता। हाथ के काम के लिए पूरा समर्पण, सीखने के लिए पूरी प्रतिबद्धता, ऐसे ही ये लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। सामान्य जिंदगी में भी ऐसे ही जीते हैं। जो भी अनुभव उन्हें मिलते हैं उन्हें पूरी तरह से लागू करते हैं। अगर वो किसी गुरु या किसी आध्यात्मिक जगह से सीख रहे हैं तो जो सीख रहे हैं उस पर पूरा फोकस रखेंगे। अगर वो टीम मीटिंग में हैं तो हाथ के काम पर पूरी तरह केंद्रित होंगे। भले ही घर में कोई मुश्किल हो, भले ही वो उनके दिमाग के पीछे हो, उसे वहीं पीछे रखेंगे, लेकिन उस पल में उनका पूरा समर्पण, पूरा फोकस और एनर्जी होगी। तो ये लोग सिर्फ कड़ी मेहनत, सिर्फ वक्त के साथ समर्पण के जरिए किस्मत और भाग्य के दरवाजे खोलते हैं। उनके लिए कोई चीज संयोग से नहीं होती, संयोग या किस्मत उनके पास सिर्फ कड़ी मेहनत के जरिए आती है। तो उन्हें किस्मत बनने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बार ये लोग जगहें तभी बदलते हैं जब मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें बदलाव पसंद नहीं। अगर वो बदलाव करते हैं तो करने में हिचकिचाएंगे, लेकिन जब करते हैं तो पूरे मन से करते हैं और नई पोजीशन, नई जगह पर पूरी तरह से लग जाते हैं। लेकिन फिर उससे भी जल्दी बदलना नहीं चाहते। तो वो स्थिरता चाहते हैं, वो अपनी सीख को लागू करना चाहते हैं, वो उन जिंदगी के अनुभवों को लागू करना चाहते हैं जो जिंदगी ने उन्हें दिए हैं, और वो सुपरवाइजर, टीमवर्क के साथ अपने रिश्तों पर कड़ी मेहनत करते हैं। ये वो लोग हैं जो लंबे घंटे काम करने में गुरेज नहीं करते अगर प्रोजेक्ट को जरूरत हो, टीम को जरूरत हो। लेकिन इन लोगों के लिए चुनौती ये भी है कि अपने काम पर बहुत कड़ी मेहनत करने के कारण वो कभी कभी अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। तो बहुत सारी पुरानी बीमारियां भी इन लोगों को कई सालों बाद घेर लेती हैं। किसी जगह पर 10-15 साल काम करने के बाद उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने अपना ठीक से ख्याल नहीं रखा। बहुत बार ये लोग बहुत देर से होशियार होते हैं
और बीमारी के दर्द से लंबे वक्त तक गुजरने के बाद उसके बाद वो अपनी सेहत और अपनी भलाई पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग इतने बहुत किस्मत वाले नहीं हो सकते, उन्हें अपनी भलाई और जिंदगी में अच्छाई पर बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और सिर्फ कड़ी मेहनत के जरिए आखिर में सीढ़ी के ऊपर तक पहुंचते हैं, अच्छी किस्मत के सबसे हकदार लोगों की तरह। ये है 9वें भाव के स्वामी का मकर राशि में होना आपके लिए। 9वें भाव के स्वामी का कुंभ में होना एक अच्छा प्लेसमेंट है, जहां आप समाज के लिए कुछ और करना चाहते हैं, समाज को कुछ लौटाना चाहते हैं और एक बड़े स्तर पर कुछ करना चाहते हैं। तो आम तौर पर आप इन लोगों को या तो बड़े कारणों के लिए समर्पित पाएंगे या बड़े संगठनों या बड़े ब्रांड्स के लिए। ये वो लोग नहीं हैं जो छोटे कारणों या छोटे संगठनों के लिए काम करेंगे। बड़े संगठनों के लिए वो योगदान करने में सक्षम होना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि मैं भी योगदान देने वालों में से एक हूँ, मैं भी पहिए की एक तिल्ली हूँ। तो जब ये लोग किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या सीख के साथ खुद को जोड़ते हैं, तो वो बहुत कड़ी मेहनत या बहुत विश्लेषण लगाते हैं उन क्वालिफिकेशंस को चुनने के लिए जिनके बारे में वो जानते हैं कि वो लंबे समय में दूसरों की सेवा करने में उनकी मदद कर सकती हैं। तो जहां वो एक बड़े कारण के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं इसमें मेरे लिए क्या है, क्या मैं इसमें बड़ा हो सकता हूँ, क्या मैं और सीख सकता हूँ, क्या मैं और योगदान दे सकता हूँ, क्या मैं और लौटा सकता हूँ, क्या मैं अपनी जिंदगी भी बेहतर कर सकता हूँ। ये वो लोग हैं जो एक सामाजिक सूरत-ए-हाल में दूसरों के साथ काम करना चाहते हैं। अगर बहुत कम सामाजिक मेलजोल है, बहुत कम दूसरे लोगों से जुड़ाव है या बहुत कम ये जानकारी है कि मैं कैसे योगदान दे रहा हूँ, मेरा काम दूसरों के लिए कैसे कीमत जोड़ रहा है, तो वो बेचैन हो जाते हैं, वो इतने खुश नहीं होते। वो जानना चाहते हैं अगर मैं अपने हुनर लगा रहा हूँ, अगर मैं अपनी सीख लगा रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज पर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो ये आखिरकार कैसे किसी और की जिंदगी में कीमत जोड़ने के रूप में सामने आती है। तो इनका यही विश्वास है एक उद्देश्य में। तो वो उद्देश्य प्रधान काम चाहते हैं, वो नतीजा प्रधान काम चाहते हैं, वो उपयोग प्रधान काम चाहते हैं, तभी वो खुश हैं और तभी वो लंबे वक्त तक स्थिर रह सकते हैं। वो सिर्फ कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता, सुनिश्चित एनर्जी, लंबे घंटे, लंबा इंतजार और अपने रोल में दृढ़ता और कड़ी मेहनत से किसी संगठन में बढ़ने में गुरेज नहीं करते, क्योंकि अगर वो किसी खास चीज को महत्व देते हैं कि वो अपनी जिंदगी को एक लक्ष्य की ओर लगा रहे हैं, तो उन्हें लग सकता है मुझे इसके लिए पूरी तरह समर्पित होना है और वो और सीखने में गुरेज नहीं करते। तो ये लोग समय समय पर और क्वालिफिकेशन जोड़ते रहते हैं। तो जब वो किसी बड़े संगठन या ब्रांड में जुड़ते हैं, तो वो कोई सर्टिफिकेशन करेंगे, कोई वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे, वो अलग अलग लोगों से जुड़ेंगे, वो हमेशा चलते फिरते रहते हैं और हमेशा समाज में, उद्योग में जो भी कर रहे हैं उसके दायरे में नवीनतम घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत सजग लोग ये जानने के लिए कि दुनिया किधर जा रही है, उनके आसपास क्या हो रहा है, समाज में हो रहे बदलावों के प्रति बहुत संवेदनशील कि काम कैसे प्रभावित हो रहा है, रिश्ते कैसे प्रभावित हो रहे हैं, कुदरत कैसे प्रभावित हो रही है, बड़ी दुनिया कैसे प्रभावित हो रही है। तो ये लोग अपने काम में, अपने उपयोग में, अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में हमेशा एक दृष्टिकोण रखेंगे, मैं कैसे योगदान दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हम दोनों के लिए जीत की सूरत-ए-हाल है, क्या दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे की जीत है। वो ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही खुद को लगाते हैं। ये वो लोग भी हैं जिनके साथ रहना बहुत मजेदार होता है, साथ काम करना भी। लेकिन अगर आप उनसे बहस में पड़ जाएं, तो वो जोर शोर से अपनी बात का बचाव करते हैं, क्योंकि अगर वो उस पर पूरा भरोसा रखते हैं, अगर किसी चीज पर भरोसा नहीं रखते, तो वो शायद ही उस काम, उस नतीजे या उस उद्देश्य के लिए खुद को लगाएंगे। तो उनसे आपकी बहुत तीखी बहस हो सकती है, लेकिन जैसे ही बहस खत्म होती है, बैठक खत्म होती है, वो फौरन और जल्दी से अपने सामान्य रूप में वापस आ जाते हैं, आपके साथ बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाने लगते हैं।
तो जो लोग दोनों तरफ सफर कर सकते हैं, एक तरफ किसी उद्देश्य के लिए दृढ़ता से समर्पित, योगदान और अनुप्रयोग के लिए दृढ़ता से समर्पित, फिर भी ऐसे लोग जो मिलनसार हो सकते हैं, अच्छे साथी हो सकते हैं, अच्छे बॉस हो सकते हैं। ये है 9वें भाव के स्वामी का कुंभ राशि में होना आपके लिए। 9वें भाव के स्वामी का मीन में होना एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां आपका एक पैर इस दुनिया में होता है और एक पैर दूसरी दुनिया में, एक अधिक आदर्शवादी दुनिया में। तो बहुत बार ज्ञान का उपयोग, सीख का इस्तेमाल भी बहुत मायने रखने वाला होता है। तो वो बहुत सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं, अलौकिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन वो सब कुछ लागू नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने जो सीखा है उसे वो केवल एक आदर्श दुनिया में ही लागू कर सकते हैं। बहुत बार उन्होंने जो कुछ सीखा है वो उसका केवल उतना ही उपयोग कर पाते हैं, उतना ही अनुप्रयोग वो उस चीज से निकाल पाते हैं जो उन्हें मिली है, जो सीख उन्हें मिली है। इसी तरह ये प्लेसमेंट है उस चीज का जो वो हासिल करते हैं, वो सीख जो उन्होंने अनुभवों के जरिए हासिल की है। तो आम तौर पर वो जिंदगी में बुरे अनुभवों से सीखते हैं क्योंकि वो अधिक आदर्शवादी होते हैं और बहुत भरोसा करने वाले होते हैं। भरोसा करने के कारण उनके साथ धोखा होता है, किसी रिश्ते में या किसी दोस्त को पैसे उधार देने में या किसी दोस्त की मदद करने में। सिर्फ जब उन्हें बहुत सारी असफलताएं झेलनी पड़ती हैं, तब उन्हें जिंदगी में ऊंची सीख मिलती है और फिर वो वक्त के साथ समझदार हो जाते हैं। उसके बाद भी वो हमेशा इस आदर्शवादी चीज से चिपके रहेंगे, अपने सिद्धांतों पर शायद ही कोई समझौता करेंगे, अपने मूल्यों पर शायद ही समझौता करेंगे, फिर भी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अंदर ही अंदर बहुत उदासी भी होगी, दुनिया को क्या हो रहा है, ये दुनिया किधर जा रही है। तो वो एक तरफ बहुत आध्यात्मिक होंगे, दूसरी तरफ व्यावहारिक बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर ना इसके रहेंगे ना उसके। तो कोई जो बहुत बहुत व्यावहारिक हो, फिर भी बहुत बहुत आध्यात्मिक हो, ऊंचे स्तर पर, ऊंचे लक्ष्य पर चीजें करना चाहता हो, जिंदगी को एक आदर्शवादी जिंदगी, एक आदर्शवादी रिश्ता, एक आदर्शवादी काम का माहौल, आदर्शवादी साथी, आदर्शवादी बॉस जो सब सिद्धांतों पर चलते हों, सब मूल्यों पर चलते हों, चीजें करने का तरीका उनके सिद्धांतों से मेल खाता हो, ये वही उम्मीद करता है। हालांकि अकेले ये लोग ही ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें ऐसे साथी मिले जो कहें, हाँ हम तुमसे सहमत हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरों को भी लग सकता है कि ये इंसान बहुत व्यावहारिक नहीं है। तो ये लोग दूसरों को सबसे कम व्यावहारिक लगते हैं, जो सोचते हैं ये इंसान काफी व्यावहारिक नहीं है, ये नहीं समझता कि जिंदगी कैसे काम करती है, ये हमेशा एक अलग ही दायरे में रहता है। ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये करना सही है, वो करना सही नहीं है, ये क्या बातें कर रहा है, क्या ये असली दुनिया को नहीं समझता। तो मीन में 9वें भाव के स्वामी वाली एनर्जी को इसके खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो बहुत बार अगर वो अपने आसपास बहुत खुश नहीं होते तो वो देश बदल सकते हैं और अलग अलग विदेशी धरती पर जा सकते हैं या अपनी जन्मभूमि से बहुत बहुत दूर भी चले जाते हैं। कभी कभी अगर वो किसी संगठन में सहज नहीं होते तो वो पूरी तरह से संगठन बदल देंगे, एक अलग उद्योग में चले जाएंगे और सबसे शुरू से शुरू करेंगे, ताकि वहां भी निराश ही हों, ये जानने के लिए कि दुनिया हर जगह एक सी है। लोग आम तौर पर हर जगह एक से हैं, लेकिन वो इस आदर्शवादी एनर्जी को छोड़ नहीं सकते। वो बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत सिद्धांतवादी लोग हैं और वो जो करते हैं उसमें बहुत जुनूनी होते हैं। बहुत बार दूसरों को ये लोग बहुत उचित नहीं लग सकते। हालांकि दुनिया में सबसे दानशील लोग, सबसे मददगार लोग जिन पर आप दिन के किसी भी वक्त भरोसा कर सकते हैं, न कि सिर्फ सुबह के 4 बजे, यही लोग होते हैं। और ये वो लोग हैं जो हमेशा बड़ी मानवता की सेवा में रहेंगे। और अगर कोई है जो आज की दुनिया में अधिक आदर्शवाद, अधिक अध्यात्म लाता है, इस दुनिया के अच्छे और बुरे में संतुलन नहीं, तो वो है 9वें भाव के स्वामी का मीन राशि में होना आपके लिए। तो दोस्त, अब हमने चर्चा कर ली है कि 9वें भाव के स्वामी का अलग अलग राशियों में होना कैसे नतीजे देता है। देखिए कि आपका प्लेसमेंट क्या है, आपका 9वां भाव कहाँ है,
वो किस दशा या योग में है, उस पर क्या बुरे पहलू हैं, वो आपको क्या संभावनाएं दे रहा है, और फिर उस विश्लेषण, उस समझ और उस उच्च सीख के जरिए उसे बड़ी समृद्धि और बड़ी सफलता के लिए इस्तेमाल करने में सक्षम हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक के जरिए संपर्क करें। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।